हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। नाइन्थ क्लास के लिए जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर में से मैंने आपको दो तीन बातें बताई। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया और ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वेयर। तो जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये सारी बातें मैं आपसे पिछली वीडियो में कर चुका हूँ और इस जी की वैल्यू, स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ये इसकी यूनिट जरूर आपको याद रखनी है। और इसके बाद में मैंने आपको और कई सारी चीज़ों को आपको बताया है। स्मॉल जी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताई थी। ये आपको स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी। और स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा आपको जो है कुछ पॉइंट और बताने हैं और वो पॉइंट्स हैं आपके इक्वेशन ऑफ मोशन से। इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। एक ही जगह पे इस टाइम पे यहाँ पे हम जी का यूज कर लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2GS, इस तरह से। और एक और बात यहाँ पे आती है कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल जो है, दाब जो है, वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो प्रेशर क्योंकि फोर्स की यूनिट है न्यूटन और एरिया की यूनिट है मीटर, और मीटर नीचे है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर की -2। ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो सकता है या न्यूटन मीटर -2, और इसको कॉमनली रूप से हम पास्कल कह सकते हैं। और इसके बाद में दो बातें आपके रहती हैं। एक तो इसी पेज पर आपका रहता है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ, और केपलर्स लॉ को मैं पिछले वीडियो थोड़ी लंबी ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए बताते बताते रह गया था, जो कि आपकी बुक में दे रखा है 133 नंबर पेज पर। यस, केपलर्स लॉ में बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ पहले थोड़ा सा, क्योंकि ये क्या है, इसके तीन लॉ हैं और तीन लॉ में आपको फर्स्ट लॉ है द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट इन एन इज एन एलिप्स इन विद द सन ऑफ द वन फोकी एज सन इन फिगर। तो जो जो भी प्लेनेट है सन के चारों ओर जो मूव कर रहा है वो एक इलिप्टिकल से इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मूव करता है। ठीक है ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट पर। और जो सन है वो इसके एक फोकस पर प्रेजेंट होता है। तो ये फर्स्ट लॉ था। और सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट एंड सन स्वैप एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करके चलूँ। मान लीजिए एक प्लेनेट जो कि सन के चारों ओर इस इलेप्टिकल उस पर मूविंग कर रहा है, उसके रोटेट कर रहा है उसको। तो ए पोजीशन पर वो फर्स्ट टाइम में है और सेकंड टाइम में वो बी पोजीशन पर पहुंच गया। इसके मतलब एक घंटे में या 2 घंटे में यहाँ तक पहुंच गया, 1 घंटे में पहुंच गया। उसी 1 घंटे में वो बी से और सी पोजीशन पर पहुंच गया। तो कह रहा है ये कि केपलर्स लॉ जो है कहता है, वो कहता है जो प्लेनेट है वो उसके चारों ओर रिवॉल्व जब करता है वो इक्वल टाइम में क्या है, इक्वल एरिया कवर करता है। मींस 1 घंटे में ए से बी तक पहुंचा, 1 घंटे में बी से सी तक पहुंचा, तो 1 घंटे में उसने कितना एरिया कवर किया, एरिया ऑफ ए ओ बी। और 1 घंटे में कितना एरिया कवर किया, एरिया ऑफ बी ओ सी। और उसी 1 घंटे में उसने कितना एरिया कवर किया, एरिया ऑफ सी ओ डी। अगर ये टाइम इक्वल है तो ये जो एरिया है वो भी इक्वल होंगे, ये कह रहा है केपलर का सेकंड लॉ। थर्ड लॉ कहता है द क्यूब ऑफ मीन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर ऑर्बिट पीरियड। कह रहा है उनके जो बीच की डिस्टेंस है सन की और प्लेनेट की, सन और प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस का क्यूब, सन और प्लेनेट का बीच का डिस्टेंस अगर हम आर माने तो आर का क्यूब
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके जितना भी वो उसको रोटेट करने में जितना टाइम टेकन कर रहा है उसके स्क्वायर के। थोड़ा इसे थोड़ा ध्यान से समझें। अगर उनके सन के और किसी प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस आर है तो आर का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना वो एक मतलब रोटेशन में कितना टाइम लगा रहा है, तो टी के स्क्वायर के आर का क्यूब टी के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब आर अपॉन टी स्क्वायर क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये जॉन केपलर्स के 3 लॉ थे आपके, और जो कि बड़े आसान आसान से थे। इसके अलावा आपको इसमें आर्कमिडीज प्रिंसिपल दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आर्कमिडीज प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, व्हेन वी इमर्स्ड एनी ऑब्जेक्ट इन पार्शियली और होली इन ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड के अंदर, ये एक लिक्विड है, इसमें ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट को या तो पार्शियली यानी कि थोड़ा सा आधा, आधे से कम, या होली या पूरी तरह से उसे डिप किया जाए किसी सॉल्यूशन में, किसी लिक्विड में, देन इट्स वेट बिकेम लेस, तो उसका जो वेट वी फील इट्स वेट लेस, उस हम अपने जो है उसके वजन को कम महसूस करते हैं। और वो कमी कितनी होती है, जितने वो लिक्विड को डिस्प्लेस कर पाता है, जितना द्रव्यमान जितना लिक्विड को वो अपने उसमें से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, उतने वेट के उस लिक्विड के वेट के बराबर उस ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, आपने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक बार देखा होगा कि पानी में कोई भी चीज़ हमें थोड़ी सी हल्की लगती है। ठीक है, कभी अगर आपको तैरने का या उसका शौक हो, तो अगर दो साथी एक दूसरे के साथ में तैर रहे हैं, तो पानी में जब हम खेलते हैं तो दूसरा हमारे ऊपर भी चढ़ जाता है, तो हमें क्या है, उसका वेट थोड़ा सा कम फील होता है। तो ये किसके कारण है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ए वाटर। ठीक है, पानी के सापेक्ष किसी की डेंसिटी। अब इसमें जो है ये बात होती है कि अगर उसकी रिलेटिव डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। If any object have lesser density than water, then it will float on the surface of water. Or if the relative density is more than the water, more than one, तो इट विल सिंक इन द वाटर, पानी में डूबेगा वो जिसकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा होगी, पानी में तैरेगा वो जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी। तो बच्चों, इसमें जो है आपके थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी होंगे, आपको मिलेंगे, और उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और आपको जो है अपने इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्णा।